जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मई पेंशन के मैसेज और पेंशन जो है इस बार यानी मई महीने की पेंशन बढ़ी हुई आएगी इसके बारे में। इसके साथ साथ बहुत सारे पेंशनर्स ये सवाल कर रहे हैं कि हमें एरियर क्यों कम मिला है, इसको लेकर क्या कार्रवाई करनी है, ये भी देखेंगे आज के इस वीडियो में। इसके साथ साथ अगर मैं ये कहूं कि आज का ये वीडियो हमारी फैमिली पेंशनर्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है तो गलत नहीं होगा। देखिए, आज के इस वीडियो में हमारे सर्विस पेंशनर्स भाइयों के लिए तो जानकारी है ही, लेकिन फैमिली पेंशनर्स को कैसे उनका हक मिला उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करूंगी। देखिए, ये जानकारी DOPPW के द्वारा जारी की गई है और फैमिली पेंशनर्स को 1.5 करोड़ से लेकर 74 लाख तक का एरियर जो है वो मिला है। अब ये क्या है पूरी जानकारी, इसको देखेंगे आज के इस वीडियो में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे 28/4/2026 का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक ऑफिस मेमोरेंडम जो खास तौर पर फैमिली पेंशनर्स के लिए है ये, और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स आज के इस मेरे वीडियो में मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक पहुंचाइएगा। देखिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, चैनल में जो जानकारी मैं शेयर कर रही हूँ वो यूजफुल लग रही है तो आपको वीडियो को हाइप जरूर से करना है। इससे इस वीडियो को भी प्रोत्साहन मिलेगा और हमें लगेगा कि हम जो प्रयास कर रहे हैं हमारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर को लेकर वो जानकारी सब तक पहुंचाने में आप भी हमारी मदद कर रहे हैं। और देखिए, अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से पहले सब्सक्राइब करके चैनल पे नोटिफिकेशन ऑन रख के फिर आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मई महीने की पेंशन के बारे में। देखिए, मई महीने की पेंशन का मैसेज जो है इसको लेकर 2-3 कमेंट्स आए थे कि मैम मई महीने की पेंशन का मैसेज जो है वो इस बार क्या जल्दी आ सकता है, क्योंकि कई सारे वीडियोस में आपने ये देखा सुना होगा कि यहाँ दावा किया जा रहा था कि मई महीने की पेंशन जो है वो जल्दी क्रेडिट होगी। लेकिन जैसे कि मैंने उसके बाद कहा भी था कि मई महीने की पेंशन जो है 29 को आएगी या 30 को आएगी, ये स्पर्श से जब पेंशन का मैसेज आएगा तब ये चीजें क्लियर होगी। लेकिन अभी ये कंफर्म है कि देखिए, जो पेंशन है मई महीने की वो बढ़ी हुई आएगी, यानी अप्रैल महीने में जो पेंशन मिली थी वो नहीं आएगी, उससे में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, जो 2% महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी हुई है तो बढ़ी हुई आएगी, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि इस बार हमें महंगाई भत्तों का एरियर नहीं मिला है या कम एरियर मिला है। उनको क्या करना है, उनको सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा देनी है। जल्दी से 1800-111-11960 इस नंबर पे फोन करके आप आपकी कंप्लेन जो है दर्ज करा दीजिए ताकि ये एरियर आपके खातों में आ जाए। जितना भी लेट एरियर आएगा उतना आपको ज्यादा एरियर मिलेगा, ज्यादा महीनों का एरियर मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। और देखिए, लगातार हम सीपी ग्राम के बारे में क्यों बात करते हैं या पेंशन अदालत के बारे में बात क्यों करते हैं, ये जानना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, इस चैनल को शुरू करने का मेरा मेरा मकसद ही यही था कि मैं हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं डिफेंस की, उनकी मैं मदद कर सकूं। इसी वजह से इस चैनल को मैंने शुरू किया था और हमारे इस चैनल के साथ अभी बहुत काफी मात्रा में संख्या में हमारे सर्विस पेंशनर्स भाई जो है वो भी जुड़े हुए हैं, जिसकी मुझे बहुत ही खुशी है। तो उनकी भी हम मदद कर पा रहे हैं। पर देखिए, आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा कि मैं लगातार ऐसे मुद्दों पर बात करती हूँ जहां पर जानकारी शेयर करनी होती है सीपी ग्राम की या स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम्स की या फिर पेंशन अदालत की। तो ऐसे जो आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं या पेंशन अदालत होती है वो हमें कितना मदद रूप हो सकती है, देखिए इसकी जानकारी खुद DOPPW ने दी है। पूरा ये जो इनका मैसेज है मैं यहाँ पर पढ़कर सुना दूंगी। देखिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। अगर किसी फैमिली पेंशनर्स का एरियर अटका पड़ा है, पेंशन सही नहीं आ रही है, महंगाई भत्तों का एरियर नहीं मिल रहा है, OROP के तहत उनकी पेंशन में रिवीजन नहीं हुआ है, जब वो उनका पेंशन शुरू हुई फैमिली पेंशनर्स की तब
इनहेंस रेट के बदले ऑर्डिनरी रेट से पेंशन शुरू कर दी थी। ऐसे सारे ही मामलों में डीओपीपीडब्ल्यू बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि सीपी ग्राम के थ्रू उन्होंने ये कोशिश की है कि आप आपकी कंप्लेन पहुंचा सके। इसके साथ साथ पेंशन अदालत भी समय समय पर जो है लगती रहती है। अब उससे देखिए क्या फायदा हुआ है। एक पेंशनर जिसके 1.5 करोड़ तक का जो पैसा था वो फंसा पड़ा था, अब वो पेंशन अदालत के माध्यम से सोल्व हुआ है। इसके साथ साथ एक फैमिली पेंशनर्स को 74 लाख तक का जो है एरियर मिला है। ये एक बहुत बड़ी रकम है, और ये पैसा जो है ऐसे ही पड़ा रहता अगर उस फैमिली पेंशनर्स को जानकारी नहीं होती। ये पेंशन अदालत वगैरह या जो भी केंद्र सरकार प्रयास कर रही है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर को लेकर, अगर उसकी जानकारी नहीं होती तो ये पैसा निकाल पाना संभव नहीं था। और इसी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं सीपी ग्राम के बारे में या ऐसी पेंशन अदालत के बारे में। तो देखिए इसको लेकर पेंशन एवं पेंशन भोगी विभाग की तरफ से क्या जानकारी आई है। शिकायतों के निवारण की उच्चतम दर के मामले में 16वीं पेंशन अदालत सफल साबित हुई है। इसके अलावा पेंशन अदालत से पारिवारिक पेंशन भोगियों को लाभ हुआ है, क्योंकि एक मामले में 1.5 करोड़ रुपए का बकाया जो है स्वीकृत किया गया है, जबकि दूसरे मामले में 74 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी रकम है, और बड़ी रकम हो चाहे छोटी भी रकम क्यों ना हो, पर हमारी फैमिली पेंशनर्स अगर ऐसे कोई समस्या है कि पेंशन सही नहीं आ रही है, अभी जैसे कि मैंने बात की, तो कितनी आसानी से वो अपनी समस्या सुलझा सकती है। ये काम जो है जो हो रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, ये काफी बेहतरीन है, और आने वाले दिनों में भी जो भी प्रयास होते रहेंगे तो इस चैनल के माध्यम से उसकी जानकारी आप लोगों तक जरूर से पहुंचाती रहूंगी। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं बात करती हूँ 28/4/2026 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से देखिए एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है। ये ऑफिस मेमोरेंडम अगर इसके विषय की अगर बात करूं तो देखिए हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं, यानी किसी भी फैमिली पेंशनर्स की जब पहली पेंशन जो आती है उसके भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर जो है ये विस्तार से ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। अब इस लेटर में विस्तार से लिखा है कि देखिए बैंकों को आदेश दिया है कि किसी भी हार्ड कॉपी यानी पीपीओ का आप इंतजार मत करिए, ई पीपीओ के माध्यम से भी जो है आप जो फैमिली पेंशनर्स है उनकी पेंशन का भुगतान कर सकते हैं या करना चाहिए। कई सारे ऐसे केस आते थे सरकार के सामने जहां 1-1, 2-2 साल तक फैमिली पेंशनर्स की पेंशन शुरू नहीं की जा रही थी। ऐसे में फैमिली पेंशनर्स को काफी दिक्कतें हो रही थी। अब इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए ये एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जो हमारी फैमिली पेंशनर्स बहनों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगा। उनकी पेंशन शुरू होने में अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन एक और बात है, जब जब मैं अपने वीडियो के माध्यम से ऐसे कोई भी लेटर्स वगैरह या केंद्र सरकार के द्वारा जारी कोई ऑफिस मेमोरेंडम शेयर करती हूँ, तो उसको देखिए अगर कोई रेगुलर चैनल से जुड़ा है तो उसकी जानकारी उनको मिलती रहेगी। तो आपके आसपास अगर कोई ऐसी फैमिली पेंशनर्स भी हैं जिनकी पेंशन शुरू नहीं हो पा रही है, बैंक पेंशन देने में दिक्कत कर रहा है, तो ऐसे ऑफिस मेमोरेंडम वगैरह जो है आप बैंक को दिखाकर भी पेंशन शुरू करवा सकते हैं। तो इतना हमें प्रयास जरूर से करना चाहिए। तो चलिए ये जानकारी थी हमारी फैमिली पेंशनर्स बहनों को लेकर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम डीएससी में जो 14 इयर्स जिनकी सर्विस है, जो केस हुआ था वो केस तो जीत गए हैं, लेकिन पीपीओ क्यों नहीं बन रहा है। देखिए अभी तक किसी का भी पीपीओ बनकर नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे इसकी जानकारी हमें मिल जाएगी कि पीपीओ बनकर आने लगे हैं तो वीडियो के माध्यम से उसकी अपडेट में जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि जिन्होंने देश के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी और अपना खून बहाए, उन भूतपूर्व रिजर्व सैनिकों के साथ अन्याय हुआ है, उनके लिए विचार करिए। सर जो हमारे रिजर्विस्ट पेंशनर्स है जिनकी बेसिक काफी कम है यानी 9,000 रुपए है, उनको भी ओआरओपी का लाभ मिलना चाहिए, और उनकी भी पेंशन जो है एक सही अच्छी होनी चाहिए, एक सम्मानजनक पेंशन उनको मिलनी चाहिए, ऐसा हम सब मानकर चल रहे हैं। और यही वजह है कि जब जब भी ज्ञापन में रिजर्विस्ट पेंशनर्स का मुद्दा होता है, मैं उनको हमेशा अलग से उसके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि इस चैनल के साथ काफी मात्रा में हमारे रिजर्विस्ट पेंशनर्स जो है वो जुड़े हुए हैं। लेकिन एक और बात है कि देखिए सिर्फ अकेले किसी एक के प्रयास करने से कुछ भी नहीं होगा। आपको भी यानी जो भी ये कमेंट्स कर रहे हैं उनको भी 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर जाकर आपके जो विचार हैं वो कमेटी के सामने रखने चाहिए। चलिए अगला एक कमेंट है,
ये लिख रहे हैं कि मैम मेरे पापा का एज जो है 80 साल हो गया है, अब एडिशनल पेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए किसी भी ऐसे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को एक बात ध्यान रखनी है कि एडिशनल पेंशन की आपकी अगर एज होने भी आई है, हो गई है या अभी बहुत समय बाकी भी है, आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, उसका जो विवरण है वो सही तरीके से चेक करते रहना है। यानी एक बार चेक कर लेना है कि जो डेट है, जो मंथ है, जो ईयर है, वो सही तरीके से मेंशन है या नहीं है। कई सारी बार हमने ये देखा है कि एडिशनल पेंशन शुरू होने में इस वजह से भी दिक्कत आती है क्योंकि आधी अधूरी जानकारी होती है बैंक के पास या स्पर्श पीसीडी के पास। इस वजह से भी एडिशनल पेंशन लेट शुरू होती है। लेकिन एडिशनल पेंशन जितना भी लेट शुरू होती है, चाहे 1 साल, चाहे 2 साल, उतने समय का एरियर जो है वो आपको ज़रूर से मिलना चाहिए। कुछ एक केस में हमने ये भी देखा है कि एडिशनल पेंशन तो शुरू हो जाती है, लेकिन उसके एरियर का भुगतान नहीं होता है। ऐसे मामलों में हमारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और डिपेंडेंट को खुद जागरूक रहने की जरूरत है और अपने हक के लिए आवाज जरूर से लगानी चाहिए। चलिए, अगला एक कमेंट है। ये लिख रहे हैं कि रीना बहन जी, ओआरओपी किस फॉर्मूले से तय होती है, कभी इसके बारे में भी बताइएगा। बड़ी जिज्ञासा रहती है इसके बारे में जानने की। तो देखिए मैं लगातार इसके बारे में बात करती रहती हूँ, जब मैं एमएससीपी को लेकर बात करती हूँ या ओआरओपी 1, 2 या 3 के बारे में बात करते रहते हैं, तो बहुत बार हमने इसके बारे में बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। देखिए ओआरओपी 1 जब लागू हुआ था तो उसमें 2013 को बेस ईयर माना गया था। 2013 में जो हमारे पेंशनर्स थे या फैमिली पेंशनर्स थे, उनकी जो पेंशन थी उसके हिसाब से ओआरओपी 1 को तय किया गया था। टेबल्स वगैरह जारी हुई थी। उसी तरीके से 2019 में जो ओआरओपी 2 आया उसके लिए 2018 को जो है पेंशन गणना के लिए तय किया गया था और ओआरओपी 3 के लिए 2023 को। कुछ इस तरीके से जो है पेंशन का डिसीजन लिया जाता है, यानी टेबल्स वगैरह जो बनती है ओआरओपी में। अब ओआरओपी 4 जो आएगी 2029 में, उसके लिए 2028 का जो है साल तय किया जाएगा। लेकिन इस बार ओआरओपी में हमारी पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। उसका रीजन ये है कि ओआरओपी 4 में जो हमारी पेंशन बढ़ेगी उसमें जो अभी नई बेसिक जो जिसके हिसाब से ओआरओपी 4 कैलकुलेट होगी वो 2028 को इसमें बेस ईयर माना जाएगा। तो 2029 में समय है ओआरओपी 4 का। 2028 की हिसाब से पेंशन के हिसाब से टेबल्स वगैरह बनाई जाएगी। तो उस टाइम जो है 8 CPC लागू हो ही गया होगा, फिटमेंट फैक्टर जो है लग ही गया होगा। तो उसके हिसाब से बेसिक में भी बढ़ोतरी हो जाएगी हमारे सर्विंग पर्सन की और उसी के हिसाब से पेंशन वगैरह जो है वो तय होगी। तो ओआरओपी 4 में जो है ज्यादा फायदा मिलेगा हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को। चलिए इसी के साथ सबसे आखिर में एक कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम डीएससी 13.6 केस के लिए पेमेंट कितना लगेगा? देखिए, अगर ऐसे कोई भी मामले हैं जहां आपको लीगल एडवाइस चाहिए या जैसे कि अभी आपने पूछा कि अगर आप केस करते हैं, डीएससी से रिटायर हैं और 13.5 साल यानी 13.6 साल की सर्विस है और पेंशन वगैरह नहीं मिली है और इसको लेकर आप केस करवाना चाहते हैं तो पेमेंट वगैरह कितनी लगेगी? तो इसके लिए जो है आप कॉल करिए, मैं आपको व्हाट्सएप के लीगल जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगी, फिर आप एडवोकेट सर से इसके लिए बात कर लीजिए। फिर आप डिसीजन बनाइए कि आपको केस करना है या नहीं करना है। लेकिन आपके पास एक सही जानकारी होनी बेहद ही जरूरी हो जाती है सारे ऐसे मामलों में जहां कोई पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स केस करना चाहते हैं। और इसी वजह से देखिए कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर चंडीगढ़ एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो एक फैसला था उसके बारे में बात, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो एक फैसला था उसके बारे में बात की थी और इसके साथ साथ जो है हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है लीगल जिसमें एडवाइस वगैरह दी जाती है उसके बारे में बात की थी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप नोटिफिकेशन जरूर से ऑन रखिए ताकि ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे जो है आपसे छूट ना जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने जो इस चैनल को अभी देख रहे हैं, इस वीडियो को भी देख रहे हैं, सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और नोटिफिकेशन तो जरूर से ऑन रख लिया होगा। तो चलिए यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।